मुंबई की अंधेरी गलियां रात में जागती हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, चौकसी करते पुलिसकर्मी और हर मोड़ पर छिपे अपराधी। यहाँ का हर कोना किसी न किसी साजिश का गवाह है। लेकिन इन साजिशों के पीछे सिर्फ एक नाम था, विशाल ठाकुर। विशाल अपराध की दुनिया का वो बादशाह था जिसके खिलाफ खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं थी। उसकी ताकत सिर्फ उसके पैसे या आदमी नहीं थे, बल्कि वो डर था जो उसने पूरे शहर में फैला रखा था। और उसकी ताकत का सबसे बड़ा हथियार था करण वर्मा। मुंबई की घनी बस्तियों के बीच एक पुराना, उजड़ा हुआ फ्लैट था। कमरे में सिर्फ एक बिस्तर, एक टेबल और दीवारों पर लगे कुछ पुराने खून के धब्बे। एक कोने में करण वर्मा अपनी पिस्तौल साफ कर रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, लेकिन उसके हाथों में किसी मशीन जैसी सटीकता। करण का बचपन सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। वो सिर्फ 10 साल का था जब उसने अपने माता-पिता को एक गैंगवार में मारे जाते देखा। एक छोटी सी झोपड़ी में करण का परिवार रहता था। करण के पिता एक टैक्सी ड्राइवर थे जो ईमानदारी से परिवार का पेट पालते थे। एक दिन करण के पिता की टैक्सी में बैठने वाला एक व्यक्ति एक अपराधी था जिसे दूसरे गैंग के लोग ढूंढ रहे थे। गैंग के गुंडों ने करण के पिता को गवाही देने से रोकने के लिए गोली मार दी। करण अपनी मां की चीख पुकार के बीच झोपड़ी के कोने में छिपा हुआ सब देख रहा था। करण मां की ओर भागते हुए बोलता है। माँ, हमें यहाँ से भागना होगा। मां करण को कहती है। करण, छुप जा। ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। कुछ ही सेकंड में एक गोली चली और करण की मां भी वहीं ढेर हो गई। करण अपने आप से कांपते हुए कहता है। मुझे डर नहीं लगेगा। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। करण के माता-पिता की मौत के बाद वो गलियों में अकेला भटकने लगा। उसकी आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा था। एक दिन विशाल ठाकुर ने उसे रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा। विशाल ने उससे पूछा। लड़के, क्या नाम है तेरा? करण डरते हुए बोला। करण। विशाल बोलता है। डरता क्यों है? तू मेरे साथ चल। तुझे कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन विशाल के साथ चलने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। विशाल ने करण को हथियार चलाना, मार्शल आर्ट्स और दुश्मनों को खत्म करने की कला सिखाई। करण का हर दिन एक युद्ध की तरह होता था। विशाल उसे बार बार यही सिखाता कि दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। अगर जीना है तो दूसरों को कुचलना सीख। करण 16 साल का एक सुनसान मैदान में खड़ा है। उसके हाथ में पिस्तौल है। उसके सामने एक आदमी घुटनों पर बैठा है जो विशाल का दुश्मन है। विशाल करण को आदेश देते हुए बोलता है। गोली चला, करण। ये आदमी तेरा दुश्मन है। जो आज हिचकिचाएगा वो कल मरेगा। करण का हाथ कांप रहा था। करण बोलता है। लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कर रहा। विशाल कहता है। दुश्मन तुझे नुकसान पहुंचाए तब तक इंतजार करेगा? मार इसे। अगर तूने आज मारा तो तू जिंदा रहेगा, वरना ये तुझे कल मार देगा। करण ने कांपते हुए पहली बार किसी को गोली मारी। गोली चलाने के बाद वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन विशाल की हंसी कमरे में गूंज रही थी। विशाल बोलता है। अब तुझे कोई नहीं तोड़ सकता, करण। अब तू मेरे लिए सबसे कीमती हथियार है। करण अब एक किलिंग मशीन बन चुका था। उसे सिर्फ एक फोन कॉल मिलता और उसका काम खत्म हो जाता। उसके लिए जिंदगी का मतलब बस एक चीज थी, आदेश को पूरा करना। लेकिन उसके दिल के एक कोने में हमेशा एक दर्द था जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया। करण अपने फ्लैट के अंदर बैठा अपनी पिस्तौल साफ कर रहा है।
दीवार पर एक पुरानी फोटो लगी है। उसके माता पिता की। करण उनकी फोटो को देखते हुए धीरे से बोलता है। अगर उस दिन मैं कुछ कर पाता तो शायद तुम लोग आज जिंदा होते। वो अपनी पिस्तौल रखकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। नीचे सड़क पर खेलते हुए बच्चों को देखता है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। करण अपने आप से बोलता है। क्या मेरी जिंदगी का यही मतलब है? दूसरों की जिंदगी खत्म करना? क्या मैं हमेशा सिर्फ एक शिकारी बनकर रहूंगा? करण बाहर से चाहे कितना भी मजबूत और क्रूर दिखे, अंदर से वो एक टूटा हुआ इंसान था। उसकी हर हत्या के बाद वो रात को सो नहीं पाता था। उसका दिमाग बार बार उससे सवाल करता। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये जिंदगी मुझे कहीं ले जाएगी? लेकिन विशाल का डर इतना गहरा था कि वो कभी खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाया। विशाल के लिए करण एक इंसान नहीं, बल्कि एक हथियार था। करण का व्यक्तित्व दो हिस्सों में बंटा हुआ था। पहला, एक हत्यारा जो बिना किसी सवाल के विशाल के हर आदेश को पूरा करता था। दूसरा, एक इंसान जो हर हत्या के बाद अपने अंदर के अपराध बोध से लड़ता था। विशाल ठाकुर का शानदार बंगला, जिसे लोग किला कहते थे, अंदर का माहौल किसी किले से कम नहीं था। भारी भरकम सिक्योरिटी, दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स और एक बड़ा सा ऑफिस जहां विशाल अपने साम्राज्य का संचालन करता था। विशाल के ऑफिस में उसके सबसे भरोसेमंद आदमी खड़े थे, लेकिन सामने सिर्फ करण था, उसकी सबसे बड़ी ताकत। विशाल ने अपनी सिगार का धुआं उड़ाते हुए करण को देखा और कहा। करण, तुझे एक नया टारगेट मिला है। करण ने सख्त चेहरे के साथ पूछा। नाम? विशाल ने एक फाइल करण की ओर फेंकते हुए कहा। आदित्य रॉय, पुलिस में डीसीपी है। उस हरामजादे ने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं। अगर उसने अदालत में ये सबूत पेश किए तो मेरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। करण फाइल खोलता है। उसमें आदित्य की तस्वीर है। तस्वीर के नीचे लिखा है, आदित्य रॉय, उम्र 42 साल। करण पूछता है। बस आदित्य? और कोई? विशाल ने अपनी कुर्सी से उठते हुए जवाब दिया। आदित्य का बेटा आर्यन 8 साल का है। उसे भी खत्म कर देना है। वो बच्चा एक दिन बड़ा होगा और मेरे लिए खतरा बन सकता है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। करण की आंखों में पहली बार एक हल्की झलक दिखाई दी, गुस्से और झिझक की। करण गंभीर स्वर में बोला। एक 8 साल का बच्चा? तुझे सच में लगता है कि वो तेरा दुश्मन है? विशाल गुस्से में कहता है। सवाल मत कर करण। मैं तुझे पैसे देता हूं, ताकत देता हूं। तेरा काम सिर्फ मेरा आदेश मानना है। और याद रख, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। करण ने अपने दिमाग में चल रहे भावनात्मक संघर्ष को छुपाते हुए कहा। ठीक है, मैं काम पूरा कर दूंगा। करण को आदित्य और आर्यन की लोकेशन ट्रैक करने का आदेश दिया गया। आदित्य अपने बेटे के साथ मुंबई के जुहू इलाके में रहता था। करण ने उनका पीछा करना शुरू किया। जुहू का एक पॉश रिहायशी इलाका, रात का समय था। करण अपनी कार में बैठा हुआ था। उसने अपनी पिस्तौल अपने पास रखी थी। उसने बिनोक्यूलर से आदित्य के घर की ओर देखा। आर्यन, 8 साल का मासूम बच्चा, अपने पिता आदित्य के साथ खाने की मेज पर बैठा था। आदित्य अपने बेटे के साथ मस्ती कर रहा था। आर्यन ने अपने पापा से कहा। पापा, आप हमेशा पुलिस की कहानियां सुनाते हो। क्या आप कभी डरते नहीं? आदित्य हंसते हुए जवाब देता है। डरता हूँ बेटा, लेकिन जब मुझे पता है कि तू मेरे साथ है तो मुझे ताकत मिलती है। आर्यन ने आदित्य के गले लगकर कहा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा पापा। बाहर खड़ा करण यह सब देख रहा था। उसने अपनी पिस्तौल हाथ में ली, लेकिन उसकी उंगलियां कांपने लगी। करण अपने मन में सोचता है। ये बच्चा मासूम है। इसे मारने से क्या साबित होगा?
क्या मैं इतना नीचे गिर गया हूँ? करण ने आदित्य और आर्यन को स्कूल जाते हुए देखा। आदित्य अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गया था। रास्ते में दोनों ने आइसक्रीम खाई। करण अपनी कार में बैठा कुछ दूर से उनकी बातें सुन रहा था। आर्यन ने अपने पापा से कहा। पापा, आप मुझे सुपर हीरो की तरह क्यों लगते हो? आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया। सुपर हीरो? बेटा, सुपर हीरो वो होते हैं जो दूसरों की जिंदगी बचाते हैं। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। आर्यन बोला। आप मेरे सुपर हीरो हो। करण का दिल अब और कमजोर पड़ रहा था। वह अपने आप से कहता है। ये बच्चा, ये मेरे जैसे नहीं बन सकता। मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? करण ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने विशाल ठाकुर का आदेश मानने से इनकार कर दिया। विशाल ठाकुर का बंगला। करण विशाल के सामने खड़ा था। करण विशाल से बोलता है। मैं ये काम नहीं कर सकता। विशाल गुस्से से चिल्लाते हुए करण को बोलता है। क्या तूने मना करने की हिम्मत कैसे की? करण जवाब देता है। आदेश ऐसा होना चाहिए जो सही हो। मैं मासूम बच्चों को मारने के लिए हत्यारा नहीं बना हूँ। विशाल गुस्से में चीखते हुए कहता है। तू मुझे चुनौती दे रहा है। याद रख करण, मैंने तुझे बनाया है। अगर तूने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो तेरा वही हाल होगा जो मेरे दुश्मनों का होता है। करण ने कहा। तूने मुझे बनाया है, लेकिन मैं अब तेरा गुलाम नहीं हूँ। मैं ये काम नहीं करूँगा, विशाल। विशाल ने गुस्से में अपनी सिक्योरिटी को बुलाया उसे आदेश देते हुए कहा। इस आदमी को खत्म कर दो। ये अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है। विशाल के लोग करण को मारने के लिए उसका पीछा करने लगे। करण अब हर वक्त भाग रहा था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो आदित्य और आर्यन को किसी भी कीमत पर बचाएगा। करण अपने आप से बोलता है। मैंने बहुत खून बहाया है, लेकिन इस बार मैं सही के लिए लड़ूंगा। अगर मरना भी पड़ा तो कम से कम मैं अपने दिल को माफ कर सकूंगा। सिया का छोटा सा कैफे, जो मुंबई की एक पुरानी गली में स्थित था। सिया एक पत्रकार थी जिसने कई बार विशाल ठाकुर के अवैध कारोबार को उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन विशाल के डर की वजह से उसकी रिपोर्ट्स को दबा दिया गया था। सिया अपने छोटे से कैफे में अब भी न्याय की उम्मीद में लगी रहती थी। करण विशाल के आदमियों से बचते हुए सिया के पास पहुंचता है। वो जानता था कि सिया उसकी आखिरी उम्मीद है। सिया कॉफी बना रही थी। तभी करण अंदर आता है। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थका हुआ था। सिया चौंकते हुए बोलती है। तुम करण वर्मा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम तो विशाल ठाकुर के आदमी हो। करण बोलता है। था, सिया। अब नहीं। मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सिया संदेह भरे स्वर में बोलती है। मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? तुमने जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। करण गंभीरता से कहता है। तुम्हारा भरोसा जीतने का कोई बहाना नहीं है, लेकिन मेरे पास एक मौका है विशाल को खत्म करने का। वो आदित्य और उसके बेटे को मारने की योजना बना रहा है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो दोनों मारे जाएंगे। सिया थोड़ी नरमी से बोलती है। और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अचानक तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत कैसे जाग गई? करण बोलता है। शायद मैंने पहली बार किसी बच्चे की मासूमियत देखी। आर्यन को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं अब और खून नहीं बहा सकता। सिया ने करण को गौर से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। सिया कहती है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। विशाल के खिलाफ खड़े होना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना है। करण कहता है। मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन अब मैं किसी मासूम की जान नहीं जाने दूंगा। सिया के कैफे में करण और सिया एक टेबल पर बैठे हुए हैं, प्लान तैयार कर रहे हैं। सिया ने अपने लैपटॉप पर विशाल के गोदाम और ठिकानों की लोकेशन निकाली और बोली। विशाल के सारे अवैध काम इन गोदामों से होते हैं।
हमें उसके नेटवर्क को खत्म करना होगा, लेकिन सबसे पहले हमें आदित्य और आर्यन को बचाना होगा। करण सिर हिलाते हुए बोला। विशाल का अगला कदम आदित्य को मारना है। हमें उससे पहले आदित्य को सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। सिया बोली, हम आदित्य से सीधे संपर्क नहीं कर सकते। विशाल का हर जगह जासूस है। हमें किसी भरोसेमंद पुलिस वाले को ढूंढना होगा। करण ने कहा। पुलिस में भरोसेमंद? ये तो तुम्हारी फील्ड है। तुम्हें किसी पर भरोसा है? सिया ने जवाब दिया। डीसीपी आदित्य के साथ काम करने वाला इंस्पेक्टर जोशी। वो ईमानदार है, मैं उससे बात करूंगी। सिया इंस्पेक्टर जोशी के जरिए आदित्य को मैसेज भेजती है। आदित्य को जब पता चलता है कि करण मदद करना चाहता है, तो वो पहले यकीन नहीं करता, लेकिन आर्यन की सुरक्षा के लिए वो तैयार हो जाता है। मुंबई के बाहरी इलाके में एक पुराना वेयरहाउस। करण, सिया और आदित्य का सामना पहली बार होता है। आदित्य गुस्से से बोलता है। तुम्हें लगता है मैं तुम पर भरोसा कर लूंगा करण? तुमने जाने कितने लोगों की जान ली है। तुम और विशाल में कोई फर्क नहीं। करण शांत स्वर में बोलता है। तुम्हारा गुस्सा जायज है, आदित्य, लेकिन मैं अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मत करो, लेकिन अपने बेटे के बारे में सोचो। मैं सिर्फ उसे बचाना चाहता हूं। आर्यन, जो एक कोने में खड़ा था, करण की ओर देखता है। आर्यन आदित्य से कहता है। पापा, ये अंकल बुरे नहीं लगते। आदित्य ने एक लंबी सांस ली और कहा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने हमें धोखा दिया तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। विशाल का मुख्य ठिकाना मुंबई के पास एक विशाल गोदाम। करण और आदित्य ने प्लान बनाया कि पहले विशाल के ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा। इसके लिए सिया ने मीडिया और पुलिस का भी साथ लिया। करण अकेला विशाल के पास पहुंचता है। विशाल अपने आदमियों के साथ एक लंबी टेबल पर बैठा था। विशाल हंसते हुए बोलता है। करण, मुझे लगा था तू भाग गया, लेकिन तू तो खुद मरने आ गया। करण गंभीरता से जवाब देता है। आज तूने सही सोचा, विशाल। आज मैं तुझे खत्म करने आया हूं। विशाल गुस्से में बोलता है। तूने मुझे धोखा दिया। तू भूल गया कि मैंने तुझे बनाया है। करण कहता है। तूने मुझे सिर्फ एक हथियार बनाया था, लेकिन मैं इंसान हूं, और आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि इंसानियत ताकत से बड़ी है। विशाल ने अपने आदमियों को इशारे से बोला। इसे मार डालो। करण अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए विशाल के आदमियों को एक एक करके गिरा देता है। सिया और आदित्य पुलिस बल के साथ गोदाम के बाहर पहुंचते हैं। विशाल और करण आमने सामने खड़े होते हैं। विशाल हंसते हुए कहता है। तेरी पिस्तौल में आखिरी गोली बची है। मुझे मार, लेकिन याद रख, अगर तूने मुझे मारा तो तू भी वैसा ही बन जाएगा जैसा मैं हूं। करण ने पिस्तौल नीचे फेंक दी और विशाल से कहा। मैं तुझसे अलग हूं। तू कानून के सामने मरेगा, विशाल, और यही तेरी हार होगी। विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्यन और आदित्य सुरक्षित थे। करण ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन अब उसका दिल हल्का था। करण सिया से कहता है। मैंने अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर दिया। अब कानून जो भी फैसला करेगा, मुझे मंजूर है। सिया मुस्कुराते हुए बोलती है। तुमने इंसानियत के लिए जो किया, वो तुम्हें हमेशा याद रखा जाएगा। यह कहानी दिखाती है कि इंसान के अंदर बदलाव की ताकत होती है। अगर वो अपने अंदर की इंसानियत को पहचान ले तो वो अपने अतीत को भी सुधार सकता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पर क्लिक और कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट्स जरूर करें।